तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट में इपीमर, एनामर और जो है जो मोनोसेक्राइड्स हैं और जो है आपके ओलाइगोसेक्राइड्स हैं वो क्या होते हैं। अब अगला जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं और उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स के केस में अगर बात करोगे आप लोग तो पॉलीसेक्राइड दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके होमोपॉलीसेक्राइड और दूसरे होते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की। पॉलीसेक्राइड तो पॉलीसेक्राइड, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। दो तरीके के पॉलीसेक्राइड्स होंगे। एक मैंने बोला होमोपॉलीसेक्राइड और दूसरे जो होंगे उनको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो एक हो गया आपका होमोपॉलीसेक्राइड और दूसरा बेटा कौन सा हो गया, हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब होमो हेट्रो की जब बात करोगे आप तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या एग्जांपल्स हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। पॉली मीन्स मैनी और सेक्राइड मतलब शुगर। तो यानी कि बहुत सारी शुगर्स आपस में मिलके क्या बनाएंगी, पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, पहली बात ये पॉलीसेक्राइड जो हैं ये इंसॉल्युबल होते हैं। यहां पर हम लोग नोट कर लेंगे ये कैसे होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं। इंसॉल्युबल वाटर में। और दूसरा आप बोलोगे ये टेस्ट भी इनका स्वीट नहीं होता, तो आप लिख लोगे डू नॉट टेस्ट स्वीट। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपके इसकी। अब इसमें हम देखेंगे पॉलीसेक्राइड में क्या होगा। ये एक तरीके का चेन ऑफ, अगर आप बोलोगे मोनोसेक्राइड्स होता है। पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या हुआ, चेन ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का लंबा सा चेन जो होगा, है ना, वो क्या बनाएगा आपका पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई पॉलीसेक्राइड आपका है, जैसे ये हमने मान लिया कोई पॉलीसेक्राइड है ऐसे इस तरीके से, तो आप बोलोगे यहां पर इस तरफ लेफ्ट साइड है इसका और ये राइट साइड। ठीक है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना एक बात कि राइट साइड वाला जो एंड होता है ये वाला, ये कैसा होगा, तो आप बोलोगे इट इज नॉन रिड्यूसिंग टाइप। कैसा होगा, इट इज नॉन रिड्यूसिंग टाइप। तो यहां हम लिख लेंगे लेफ्ट साइड में होगा नॉन रिड्यूसिंग। वहीं अगर हम जाएंगे राइट साइड पे तो इस एंड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द रिड्यूसिंग। अब होमोपॉलीसेक्राइड की बात करिए। होमो मतलब होता है सेम, पॉली मतलब मैनी और सेक्राइड का मतलब सुगर्स। तो ऐसे सुगर्स जिनके पास में आप बोलोगे सेम टाइप की, है ना, मैनी सुगर्स होंगी, बहुत सारी सुगर्स होंगी, उनको हम बेटा क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज होमोपॉलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड की आप बात करोगे तो हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट, पॉली मतलब मैनी और सेक्राइड मतलब शुगर। तो इसमें अलग अलग तरीके की शुगर्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो होमोपॉलीसेक्राइड हो गया, हेट्रोपॉलीसेक्राइड हो गया। समझ में आई बात। अब देखिए इसमें जो है केवल कैसी शुगर होंगी होमोपॉलीसेक्राइड में, तो आप बोलोगे ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड। तो एक तरीके की केवल मोनोसेक्राइड यहां पर देखने को मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसेक्राइड। क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसेक्राइड। ठीक है,
इधर हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होंगे, मैंने लिख भी दिए हैं यहाँ पर। अब होमोपॉलीसेकेराइड के यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहला एग्जांपल यहाँ पर हो जाएगा आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्च। कौन सा हो जाएगा? स्टार्च। स्टार्च की जब बात करोगे तो ये अल्फा पॉलीमर है ग्लूकोज के, क्या है? अल्फा पॉलीमर है ग्लूकोज के। तो स्टार्च एंड आप बोलोगे ग्लाइकोजन, दो एग्जांपल हैं होमोपॉलीसेकेराइड। चलिए स्टार्च की बात करते हैं सबसे पहले। तो स्टार्च जो है और ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन है, ये दोनों आप बोलोगे क्या है? अल्फा, मैं लिखे दे रहा हूं, अल्फा पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अल्फा पॉलीमर आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ते चले जाते हैं और इनका एक लंबा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। केवल यहाँ पर जो सब यूनिट होंगी, जो मोनोमर्स होंगी, वो केवल कौन सी होंगी? ग्लूकोज होंगी। और ग्लूकोज में भी कौन सी होंगी? अल्फा होंगी। ठीक है, कौन सी होंगी? अल्फा। ये दोनों जो हैं इनको बेटा हम बोलते हैं, दे आर नोन एज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्या बोलते हैं? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों क्या है? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, हमारी बॉडी में। अब दूसरा हम देखते हैं, सॉरी मतलब ये जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट और जो है एनिमल में, तो बोथ आर कैसे हैं? दे आर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। अब सबसे पहले हम इसको स्टार्च को देखते हैं, उसके बाद ग्लाइकोजन को देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे और हेडिंग सर डाल। अल्फा पॉलीमर क्या होता है? बेटा पीछे मैंने बताया था ग्लूकोज दो फॉर्म में होता है, एनामेरिक फॉर्म में। एक होता है अल्फा ग्लूकोज, एक होता है बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज की यूनिट इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है सर, यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग से क्या मतलब है? पिछली क्लास में थे कि नहीं थे आप? जी सर। तो मैंने बताया था ना, रिड्यूसिंग एंड वो होते हैं जो रिड्यूस हो जाते हैं, जो क्यूप्रेस आयन होते हैं वो जो है रिड्यूस होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन वाला बताया था मैंने। और नॉन रिड्यूसिंग एंड जो होता है वो रिड्यूस नहीं होता है, वही चीज बताया हमने। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं इसके बाद में पहला एग्जांपल हमारा जो है होमोपॉलीसेकेराइड का स्टार्च। एक नंबर, ये वाला पेज ले लेते हैं। चलिए, तो पहला एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। कौन सा? पहला एग्जांपल आपका हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है देखेंगे उसके बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में। तो स्टार्च का जो फॉर्मूला है वो बेटा क्या है? C6H10O5, ये इसका फॉर्मूला स्टार्च का। ठीक है, C6H10O5। ठीक है, ये जो होगा ये आप बोलोगे सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है स्टार्च। सेकेंडरी क्या बनाएगा? सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक स्टार्च का स्ट्रक्चर ऐसे सेकेंडरी हेलिकल बनाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात यहां पर हम देखेंगे। आप बोलोगे जो स्टार्च है वो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, से बना होता है। तो आप बोलोगे अल्फा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर
बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ के एक लंबा चेन बनाएंगे, फिर वो हेलिकल फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से, और उसको हम बोल देंगे स्टार्च। ठीक है, क्लियर है? इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो बेटा कौन सी होती है? तो आप बोलोगे अल्फा 1,4 ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी है? अल्फा 1,4 ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, स्टार्च को हम एमाइलम भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका होता है एमाइलम। अब स्टार्च में दो चीजें होती हैं, देखिए क्या क्या होता है। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है स्टार्च। एक जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज एमाइलोज, एमाइलोज। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं? एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज जो है, एमाइलोज जो है वो आप बोलोगे 200 से लगभग 1000, 200 से लगभग 1000 अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और दूसरा ये अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है। और स्टार्च का टोटल जो होता है उसका 10 to 15% ऑफ स्टार्च, पार्ट ऑफ स्टार्च। ठीक है, ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च जो बनता है उसमें आप बोलोगे 10 to 15% पार्ट जो होता है स्टार्च का वो एमाइलोज की फॉर्म में होता है। ठीक है, दूसरा इसका अगर आयोडीन टेस्ट दोगे आप तो आयोडीन टेस्ट इसका कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये क्या करता है? ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसके पास यूनिट कितनी होती है तो मैं पहले बता दिया हूं 200 से 1000 ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट होती है। अब एमाइलोपेक्टिन की तरफ आओगे, अगर एमाइलोपेक्टिन में क्या क्या चीजें हैं देखिए इसके कंपेयर में। तो एमाइलोपेक्टिन में आप बोलोगे 6000 से लगभग 6000 to 37,000 के आसपास क्या रहती हैं? ग्लूकोज की यूनिट रहती हैं। क्या बोलोगे? अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा बोलोगे ये कैसे होते हैं? ये अनब्रांच था, ये कैसा होगा? ब्रांच होगा। आगे मैं डायग्राम बना दूंगा आपको, हालांकि एनसीईआरटी में भी आपका डायग्राम बना हुआ है। ये ब्रांच्ड होगा। दूसरा आप बोलोगे इसमें भी आपका अल्फा 1,4 बॉन्डिंग होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा। और ब्रांचिंग जो होगी वो कहां पर होगी? तो आप बोलोगे ब्रांच्ड एट अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब अल्फा 1,4 के बाद में देखिए यहां पर आप बोलोगे 80 to 85% के आसपास देखने को मिलेगा। कितना? 80 to 85% के आसपास। ठीक है, दूसरा ये टेस्ट जो होता है आयोडीन का वो निगेटिव टेस्ट देता है, आयोडीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, क्लियर है? yes. अब एक चीज और इसमें बेटा लिख लेंगे हम। जो ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिख रहा है, ब्रांचिंग दिख रहा है, वो आप बोलोगे कहां पर होगा? तो आप बोलोगे कंसिस्टेंटली ये ग्लूकोज की ब्रांचिंग कहां पर होगी? कंसिस्टेंटली क्या होगा? आप बोलोगे जो है ग्लूकोज फॉर्मिंग स्ट्रेट चेन and branched at कहां पर ब्रांच होगी? तो आप बोलोगे आफ्टर 25 यूनिट। मतलब 25 के बाद में अगर आप देखोगे तो ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगी आप। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे ये मान लो ऐसे चल रहा है आपका ग्लूकोज, ऐसे बना हुआ है ऐसा, ये ग्लूकोज, ये आपका अल्फा 1,4 है, ये ऐसे एक लंबी लाइन लीनियर लाइन गई है, इसमें अल्फा 1,4 होगा, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
लेकिन जब ऊपर की तरफ जाओगे तो यहीं पर क्या होगा, आपका ब्रांचिंग होगा हर एक 25 यूनिट पे। ये वाला जो ब्रांचिंग होगा वो होगा अल्फा 16, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्टार्च के केस में ये कहानी देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? सर ये अल्फा 1614 वाला नहीं आया सर बस। ये बेटा बॉन्डिंग है, देखो अच्छा अगले उसमें मैं बता देता हूँ। देखो जैसे ये मान लो आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज ये ऐसे है, ऐसे, ये आपको पता है 1 नंबर कार्बन ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर, ये 5 नंबर, और ये आपका CH2OH यहाँ लगा हुआ था, ये कितना नंबर था, 6 नंबर था कि नहीं था, बताओ। यस सर। अब 1 नंबर वाला जो कार्बन था ये ऐसे बॉन्ड था आपका ऐसे, चौथे नंबर के जो अगला यूनिट था ये ग्लूकोज था ये, और दूसरा ग्लूकोज ऐसे हम फिर बना लेंगे आगे, तो ऐसे ये दूसरा ग्लूकोज बन गया। अब दूसरे ग्लूकोज में फिर वही कहानी है, यहाँ पर आपका CH2OH होगा, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो देखो इसमें 1 नंबर का बॉन्डिंग है किसके साथ, 4 नंबर के साथ, तो इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है सारी, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा 1, देखो एक का अल्फा ये और 4 ऐसे, इसी को हम बोल देते हैं अल्फा 14O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। यस सर। सर बस अल्फा 16 समझा दीजिए। हाँ अब वो अगला पॉइंट वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। आगे देखिए हम एक और यूनिट ऐसे बेटा जोड़ लेते हैं ऐसे, ये पॉलीसेकेराइड है ना, लंबी लंबी होंगी खूब बहुत सारी। अब अल्फा 16 की बात करेंगे, तो मैंने बोला कि मान लो यहां से चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं, ये वाला मान लिया हमने कौन सा है, 25 नंबर वाला जो है क्या है, यूनिट है, मतलब 25 ग्लूकोज जोड़ते चले आए, 25 यूनिट बार बार 25, 1 2 3 4 25 पे आए। 25 के पास में यहाँ पर ये 6 नंबर जो होगा ये वाला देखिए, 6 वाला यहाँ पर, तो ये कौन सा है आपका, ये 5 नंबर हो जाएगा, इधर 6 नंबर होगा, CH2OH ये है कि नहीं है। अब यहाँ पर एक और ग्लूकोज ऐसे जुड़ जाएगा ऐसे, यहाँ पर ऐसे ग्लूकोज और जुड़ जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे वो हो जाएगा आपका अल्फा 16, तो ये अल्फा 1 हो जाएगा और ये 6 नंबर है, तो ये हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है। तो इसी को हम बोल रहे थे कि अल्फा 16 अल्फा 14 की लीनियर चेन है, और 25 यूनिट पे वो जाके ब्रेक कर रहा, मतलब ब्रांच कर रहा है, और वो क्या हो जाएगा आपका, वो जो बॉन्डिंग होगा ये वाला कौन सा होगा, तो आप बोलोगे अल्फा 16, ठीक है। सर हर 25 यूनिट पे ये वाला होगा ना? हाँ हर 25 यूनिट पे ये होगा। ओके सर, क्लियर है। चलो अब हम अगला देखते हैं, इसके बाद में आप बोलोगे दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है ग्लाइकोजन। पहला कंप्लीट हो गया, प्लांट का स्टार्च जो है फूड मटेरियल है स्टार्च, ठीक है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च, क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ये एनिमल स्टार्च आपको पता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, आप बोलोगे इट इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ठीक है, इन एनिमल्स। और एनिमल्स में कहाँ स्टोर होता है, तो आप बोलोगे लीवर में, और लीवर के अलावा और कहां पर होगा, तो आप बोलोगे मसल्स, कहां प्रेजेंट होगा, लीवर एंड मसल्स में, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन आपको देखने को मिलेगा एनिमल स्टार्च। अब देखेंगे यहां पर करीब करीब 30,000 ग्लूकोज की यूनिट है, उनसे मिलके बना होता है ये ग्लाइकोजन। 30,000 ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी होती है तब ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनता है। अब देखिए ये भी क्या रखता है, ब्रांच स्ट्रक्चर रखता है, तो इट इज ब्रांच्ड
branch structure having क्या है, आप बोलोगे अल्फा 1,4 linkage at unbranched, it is branch structure having alpha 1,4 linkage at unbranched part and the branching point have alpha 1,6 linkage, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये क्या है, आपका ब्रांच्ड है, आपका अल्फा 1, मतलब एक ऐसे ही कहानी है बिल्कुल जैसे ऊपर वाला डायग्राम बना, ये एकदम समझ लो ग्लाइकोजन का ही बना हुआ है एमाइलोपेक्टिन के तरीके से, ठीक है। लेकिन इसकी जो ब्रांचिंग है वो कहां पर होगी, तो आप बोलोगे इट इज ब्रांच्ड एट रिपीटेड, ऐसे लिख लेंगे ब्रांच्ड एट, आप बोलोगे 8 to 14 रेजिड्यू, मतलब हर 8 से 14 जो है उसके पास आसपास में ग्लूकोज के बाद में ये क्या होगा, ब्रांच स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और ये भी आयोडीन टेस्ट देता है, यानी कि ये कैसा देगा, रेड कलर देता है आयोडीन के साथ में, ये कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है विद आयोडीन, ठीक है। तो ये रेड कलर देता है आयोडीन के साथ में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। डन। सर एनिमल में सारे कोऑर्डिनेट्स ना? हाँ सब में ग्लाइकोजन। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे। नेक्स्ट ग्लाइकोजन के बाद में बेटा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सेलुलोज का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तीसरा, सेलुलोज। सेलुलोज की जब आप बात करोगे तो यहां पर लगभग कितनी 6000 बीटा ग्लूकोज सब यूनिट से बना होता है, इससे बना होता है 6000 बीटा ग्लूकोज सब यूनिट से बना होता है, ठीक है, क्लियर है। और लिंकेज जो होता है वो कौन सा होता है, बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। कौन सा लिंकेज होगा, बीटा 1,4 लिंकेज होगा, ठीक है। अब सेलुलोज का काम क्या है, तो आप बोलोगे इट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट, इट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट, it is structure element in plant cell wall। तो प्लांट सेल वॉल का ये क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। और ये बेटा कैसा होगा, आप बोलोगे अनब्रांच्ड होगा, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं दिखेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि पीछे हम लोग देख रहे थे ब्रांचिंग प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, ठीक है। और ये पॉलीमर किसका है, तो आप बोलोगे बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, मैंने लिखा है बीटा ग्लूकोज सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो होता है सेलुलोज, ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी लिख सकते हैं मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और जो है आपका अगला जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, वो कौन सा है, तो आप बोलोगे इनुलिन। इनुलिन क्या है, तो इनुलिन क्या है, पॉलीमर है फ्रक्टोज का, क्या है, किसका पॉलीमर है, तो आप बोलोगे पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, क्या है, फ्रक्टोज का ये पॉलीमर, इसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। आप बोलोगे 25 से 35 यूनिट, है ना, देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें जो है ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, इट इज स्टोरेज
polysaccharide, it is stored as polysaccharide of roots and tubers, roots and tubers of डहेलिया प्लांट। तो जो डहेलिया प्लांट है उसकी रूट में और ट्यूबर में ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। दूसरा, ये मेटाबोलाइज नहीं होता ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आप लोग को गए इल्नुइन इज नॉट मेटाबोलाइज, ठीक है, यहां लिख लेंगे हम नॉट मेटाबोलाइज। एक मिनट, ओह शिट, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे इसमें कि इनुलिन नॉट मेटाबोलाइज, नॉट मेटाबोलाइज, ठीक है, मेटाबोलाइज नहीं होता है, ठीक है। और मेटाबोलाइज नहीं होता है तो आप बोलोगे इसको हम जैसा बॉडी में डालते हैं वैसे ये निकल आता है। तो इनुलिन को हम जो है यूज करते हैं किडनी के फंक्शन को देखने के लिए। तो इट इज यूज्ड फॉर किडनी फंक्शन। तो किडनी फंक्शन को मेजर करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक इनुलिन के बाद में हमारा आता है नेक्स्ट होमोपॉलीसेकेराइड, उसको हम बोलते हैं काइटिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है काइटिन। तो काइटिन में जब आप आओगे तो काइटिन कहाँ होता है, फंगल सेलुलोज भी इसको बोलते हैं। काइटिन क्या बोलते हैं, फंगल सेलुलोज, फंगस में पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फंगल सेलुलोज, ठीक है। और ये जो है ये सेकेंड मोस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द सेकेंड मोस्ट क्या है, अबंडेंट, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिख सकते हो आप। तो दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसका काइटिन का जो बेसिक यूनिट होता है मिलके किससे बना होता है, तो आप बोलोगे बेसिक यूनिट जो काइटिन का होता है वो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। इसका बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है। इसका बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नाम एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है। ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन है ये बेटा प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन में, एक्सोस्केलेटन ऑफ इसका जो है आर्थ्रोपोड्स। तो एक्सोस्केलेटन जो होता है आर्थ्रोपोड्स का, है ना, उसमें प्रेजेंट होता है। एंड आप बोलोगे सेल वॉल ऑफ फंजाई, ठीक है। तो फंजाई के सेल वॉल में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो बॉन्डिंग होता है, बॉन्ड कैसा होता है, तो आप बोलोगे β1,4 बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करके जाइएगा इसको, ठीक है, पूछा भी जाता है। अब इसके बाद में हमारा आता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हम पहला एग्जांपल पढ़ेंगे, वो है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन। चलिए नेक्स्ट। सर अल्फा 1,4 और बीटा 1,4 का स्ट्रक्चर सेम होगा ना? नहीं, बीटा वाले में थोड़ा अलग हो जाता है। जो अल्फा होता है उसमें देखो, मैंने एनामर कार्बन में बताया था आपको, इधर मैं पीछे दिखाता हूँ, मर गया, ये एनामर था, ये देखो। तो ये जो बीटा अगर होगा तो OH ऊपर होगा, ठीक है, और अल्फा होगा तो OH नीचे होगा, ठीक।
यस यही सर। चेंज होगा, बाकी सारा सेम है। तो अब अगला हम देखेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड का मतलब है अलग अलग तरीके के यहाँ पॉलीसेकेराइड्स होंगे, और पहला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो है वो है आपका कौन सा, आप बोलोगे पेप्टिडोग्लाइकॉन, वो पूछा जाता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है, पेप्टिडोग्लाइकॉन है ये बेटा क्या है, आप बोलोगे एमाइनो शुगर, एमाइनो शुगर है, और कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो आपने पढ़ा भी होगा कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। इसमें जो बॉन्डिंग होता है वो होता है बीटा 1,4 का, और आप बोलोगे इसमें जो है 2 यूनिट होती है, एक होता है नाग और दूसरा होता है नाम। तो नाग और नाम जो है वो आप देखने को मिलेंगे, तो नाग को बोलोगे एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और दूसरा नाम की जब बात करोगे आप, तो नाम जो होगा वो कौन सा होगा, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल म्यूरानिक एसिड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 2 यूनिट होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन नाग बोलते हैं इसको, नाम को हम बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरानिक एसिड। ठीक है, दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये लाइसोजाइम इसको क्या करता है, तोड़ देता है, तो इसकी इंटीग्रिटी खत्म होता है, बैक्टीरिया मर जाता है, ये ध्यान रखिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसके बाद, यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकॉन के बाद में, तो आप बोलोगे हाइलोरोनिक एसिड। सर ये नाग एंड नाम है क्या? ये बेटा आपके वो हैं जो है पीछे मैंने बताया था आपको कि एमाइनो शुगर्स वगैरह जैसे होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं। तो नाग और नाम ऐसे मोनोसेकेराइड्स हैं जिनमें आपका एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके सर। सर हमें इनके स्ट्रक्चर भी देखने की जरूरत है? नहीं बेटा, नहीं जरूरत है, नहीं तो मैं बना देता, कोई जरूरत नहीं, ओके सर। उतना नहीं याद रख पाओगे आप। हाइलोरोनिक एसिड की बात करेंगे तो ये क्या करता है, आप बोलोगे टफनेस जो बॉडी में होती है और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो टफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इसका आप बोलोगे कार्टिलेज, कार्टिलेज एंड टेंडन। तो टेंडन में जो क्या होता है, कार्टिलेज और टेंडन में जो फ्लेक्सिबिलिटी और टफनेस होता है वो हाइलोरोनिक एसिड की वजह से होता है। और हाइलोरोनिक एसिड भी क्या है हमारा, बना होता है डी ग्लूकुरोनिक एसिड से और डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे समझ लो बस कि यहाँ पर हाइलोरोनिक एसिड जो होता है वो कार्टिलेज और टेंडन की टफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बस इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक और पढ़ते हैं पेक्टिन। प्लांट में आपने पढ़ा होगा पेक्टिन, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, तो उसमें प्रेजेंट होता है। नॉन वुडी जो पार्ट ऑफ जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनमें जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये बना होता है अल्फा-1,4 गैलेक्टुरोनिक एसिड से, अल्फा-1,4 गैलेक्टुरोनिक एसिड से बना। ठीक है, ये कहानी देखने को मिलेगी। पाया कहाँ जाता है, तो आप बोलोगे ये जिलेटिव एजेंट है, ऐसा एजेंट है जिलेटिव एजेंट। जिलेटिव एजेंट मतलब जिलेटिन का बना हुआ होता है, तो जिलेटिव एजेंट इन जैम एंड जेलीज। तो जैम और जेलीज जो होती हैं उनका जिलेटिव एजेंट ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
दूसरा आप बोलोगे ये कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट, इसको खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता भी है। तो ये पेक्टिन हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ से हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक जो था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, कल आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास भी मैं ले रहा हूँ, 8 बजे से सुबह है, ठीक है। फ्री हो ना सब लोग? यस सर। ठीक है, तो कल एक क्लास ले लेंगे तो थोड़ा और ज्यादा जल्दी ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे चैप्टर। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक चैप्टर मेरा बच रहा है केवल, वो है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो वो चैप्टर करोगे कि मैं वो करवा दूं आपको, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूं इस चैप्टर के बाद में? सर न्यूरल भी करवाई दीजिए। हाँ सर कितना टाइम लगेगा चैप्टर में? बेटा बड़ा चैप्टर है, मान के चलो करीब करीब 6 क्लास तो लग ही जाएगा, 5 क्लास, 5-6 क्लास। सर और आप सर अगर आप ना एक्स्ट्रा क्लास लो हाँ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ आपको कम से कम पेपर से पहले 10 क्वेश्चन पेपर करवा दूं मैं, 10 पेपर मॉक टेस्ट वाले लगभग। सर आपके पास इनकी वीडियोस है? कौन से वीडियो? सर आपके पास देखिए जिससे रिकॉर्डिंग सेशन हो उस चैप्टर के, तो सर वो भेज देना और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लीजिए। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का तो रिकॉर्डिंग नहीं बेटा मेरे पास, बाकी सर चैप्टर लिंक का तो होगा उसका कोई? नहीं है लिंक। हाँ होगा जरूर, देखता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ, ठीक है, बताता हूँ। आप फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवा दीजिए सर। यस सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है, इस चैप्टर के बाद में, है ना। थोड़ा यस। क्वेश्चन से भी हो जाएगा, अच्छा रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करवा देंगे। 10 पेपर का करवा देंगे, 50-50 क्वेश्चन का, तो आराम से हो जाएगा अच्छे से। और ये वाला फॉर्म भरे हो आप लोग, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला जो एडमिशन के लिए था, CU टेट का होता है, यस CU, सर करा है। यस सर। यस सर। उसका तो डेट सेम पड़ रहा है। यस सर। फिर क्या करोगे? सर नहीं सेम नहीं पढ़ रही। अच्छा। 17 को नहीं है। 17 को नहीं है। यस अच्छा, सर। 17 को नहीं है, बस हमारा 15 को शायद 16 को है और 18 को है और 19 अच्छा। को, और फिर अच्छा, अगस्त में पढ़ रही है। स्टार्ट है और 30 तक अच्छा, चलेंगे तभी वो एग्जाम। बच्चे कुछ बोल रहे हैं ना, पोस्टपोन करवाइए, ये वो है, अपील कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा वही है कि वो सोच रहे हैं कि 16 को हम एग्जाम दे लेंगे, वो नहीं दे पाएंगे तो 17 को फिर प्रॉब्लम होगा, पहुंच होगा ऐसा करके। आप लोग दे यस आना सर। दोनों, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो, तो आगे अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद में एमाइनो एसिड। कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी ये भी चैप्टर कंप्लीट कराने की आपको। एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड की जब बात करोगे आप, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और उसके साथ साथ में इनके पास क्या है, हैविंग NH2, जिसको हम बोलते हैं एमाइनो ग्रुप, एंड COOH, यानी कि बात कर रहे हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, अटैच टू द सेम कार्बन। तो अमाइनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं और सेम कार्बन से अटैच होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अमाइनो। ठीक है, ऐसे इसमें एक होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन हम किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे अल्फा कार्बन इज द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच। तो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा कार्बन इज द कार्बन टू विच
functional group are attached ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। एक अमाइनो एसिड है, अगर उसमें आप देखोगे उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं जहां से दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेंगे, तो उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर कोई एक प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड उसमें प्रेजेंट होंगे, तो आप बोलोगे एमाइनो एसिड्स विच फॉर्म, क्या बनाते हैं, विच फॉर्म्स प्रोटीन्स, क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स बनाते हैं। और यहां पर आप बोलोगे इन प्रोटीन्स में क्या होंगे, 20 टाइप के अमाइनो एसिड। ए जब मैं लिखूंगा तो अमाइनो एसिड के लिए लिखूंगा, तो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी बोलती है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं उनमें आप बोलोगे आर ग्रुप जो होता है अमाइनो एसिड में, वो हाइड्रोजन हो सकता है, मेथिल हो सकता है और हाइड्रोक्सिल मेथाइल हो सकता है। जैसे मान लो एक अमाइनो एसिड आपका है ये NCC, ये ऐसे अमाइनो एसिड, तो यहां पर आपका ये R ग्रुप हो जाता है, इसके साथ में एक N ग्रुप है, एक C ग्रुप है, और साथ में आपका यहाँ पर H हो जाए। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है आप देखोगे वो कैसा होता है, आपका इस तरीके का होता है। अब इसमें बेटा क्या होता है, देखिए आप, चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, तो आर ग्रुप को हम चेंज करते रहते हैं। तो जैसे आप ऐसे लिख सकते हो NH2C डबल OH, और यहां पर आप बोलोगे आर हम चेंज कर देंगे, ये H हमने लिख दिया। अगर आर की जगह पे आपका क्या है, अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तब इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज ग्लाइसिन। अमाइनो एसिड कौन सा हो जाएगा, ग्लाइसिन। ये बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अच्छा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से मॉलिक्यूल होते हैं बताइए जरा मुझे। जो ए कायरल होते हैं, अगर कायरलिटी नहीं होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। और ए कायरल कौन से होते हैं, जिनमें चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। लेकिन इसमें देखिए ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसको हम ग्लाइसिन बोलते हैं। अब देखिए अगर H की जगह पे हम चेंज करके R की जगह पे हम, या H की जगह पे R की जगह पे हम क्या रख दें, मिथाइल ग्रुप रख दें। अगर यहाँ पर हम क्या रख दें, मिथाइल ग्रुप रख दें CH3, तो आप बोलोगे ये फिर क्या हो जाएगा, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसको हम क्या बोल देंगे, एलानीन। ये कौन सा अमाइनो एसिड होगा, एलानीन अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड होगा, एलानीन अमाइनो एसिड। ठीक है, फिर अगर देखिए आप इसके बाद में CH3 की जगह पे हम क्या रख दें, यहां पर हाइड्रोक्सी मेथाइल रख दें। हाइड्रोक्सी मेथाइल अगर रख देंगे हम, CH जो है OH ऐसा करके बना हुआ है ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तब आप बोलोगे ये हो जाएगा सेरीन अमाइनो एसिड। तो एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है पूरा, उसमें ये तीनों दिए हुए हैं, इनके स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा आप। खोलिए जरा बुक, दिख रहा है कि यहाँ नहीं। पर NH2 की जगह CH3 को रखना है। नहीं नहीं बेटा, ये केवल R, मतलब ये R ग्रुप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, केवल R ग्रुप चेंज करें, बाकी ये वाला सेम रहेगा। ये वाला देखिए ये सब में सेम रहेगा, ये वाला सब में सेम, ये वाला सेम। अब चेंज करना है, आप R ग्रुप को चेंज कर दो, ये वाला चेंज होगा। तो अगर इसमें CH2H लिख दोगे तो ये सेरीन हो जाएगा, अगर CH3 लिख दोगे तो एलानीन हो जाएगा, R की जगह पर अगर H रख दोगे तो ग्लाइसिन हो जाएगा। ये आपके डायग्राम में दिया भी है, आप देखो एनसीईआरटी अगर रखे हो सामने तो खोल के देख लो, तीनों पूछे जाते हैं। आगे बढ़े,
यस सर। अब देखिए आगे बढ़ेंगे जब हम लोग तो यहाँ पर अच्छा कम हो गया। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर बेटा आगे हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर आपके जो एमाइनो एसिड हैं वो हैं कितने तरीके के। तो देखिए एमाइनो एसिड जो है ए से मैं बोल रहा हूँ तो एमाइनो एसिड हैं जो है आपके 20 टाइप के 20 तरीके के। और ये दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, दो तरीके के अमाइनो एसिड हैं। एक है आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड, पढ़ा होगा आपने इसेंशियल अमाइनो एसिड, और दूसरे हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। एक कैसे हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरे कैसे हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, तो आप बोलोगे बॉडी कांट सिंथेसाइज। लेकिन नॉन इसेंशियल वाले जो होते हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, तो आप बोलोगे सिंथेसाइज इन द बॉडी, सिंथेसाइज इन द बॉडी। बॉडी के अंदर क्या है वो सिंथेसाइज किए जाएंगे। तो बॉडी के अंदर जो सिंथेसाइज नहीं होंगे उनको हम इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं, और जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं वो नॉन इसेंशियल। अब अगर इसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं तो ये हम कहां से लेंगे, तो ऑब्टेन करेंगे, दे ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। कहां से, डाइट से ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो इनका नंबर होता है वो टोटल कितना होता है, आप बोलोगे 10 अमाइनो एसिड्स होते हैं ऐसे जो आपके होंगे इसेंशियल, और 10 जो होते हैं वो ऐसे होंगे जिनको आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे नॉन इसेंशियल। तो 10 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में डिवाइड होते हैं। तो टोटल अमाइनो एसिड कितने थे, 20, और इनको हम बोलते हैं प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड। प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया इतनी बात। यस सर। चलिए सर पूरी बॉडी में 20 होंगे ना बस। नहीं, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रोटीन के सिंथेसिस में केवल 20 ही काम आते हैं। एनसीईआरटी की बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज होते हैं 22, 23 भी होते हैं अब नई रिसर्च में, लेकिन वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद बनते हैं। ठीक है, वो तो उतना नहीं पढ़ना है आपको, आपको बस सिंपल याद रखो 20 टाइप के होते हैं प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो इसेंशियल इसमें भी 10 होंगे और 10 नॉन इसेंशियल होंगे। अब इसमें भी देखो, इसमें बेटा थोड़ा 2 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं, 8 में से 2 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको हम रखते हैं सेमी इसेंशियल की कैटेगरी में, यानी कि इनका थोड़ा अमाउंट जो है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, उनको हम बोलते हैं सेमी इसेंशियल। तो 8 इसमें से 8 अमाइनो एसिड इसेंशियल हो गए, हालांकि आप 10 ही करोगे आंसर, लेकिन इन 10 इसेंशियल में से भी हम क्या करते हैं 8 हमारी बॉडी में जो है नहीं सिंथेसाइज हो सकते हैं, जबकि 2 थोड़ा अमाउंट में, सेमी इसेंशियल का मतलब हुआ लीस्ट अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके, गॉट इट। तो 2 जो ये सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन से हैं, तो आप बोलोगे ये 2 सेमी इसेंशियल हैं, आर्जिनिन, और आर्जिनिन के अलावा आप बोलोगे हिस्टिडीन। आंसर में तो हमें 10 ही लगाना है ना। हाँ, आंसर में अगर इसेंशियल पूछता तो आप 10 ही करिएगा, लेकिन सेमी इसेंशियल अगर पूछता है तो आप बोलोगे आर्जिनिन और हिस्टिडीन ऐसे 2 हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं लेकिन बहुत कम, लिटिल अमाउंट में होते हैं, इसलिए इनको हम सेमी इसेंशियल बोलते हैं, और ये हमको डाइट से लेने होते हैं। ठीक है, ओके सर। समझ में आ गया। यस सर। यस सर। चलिए वेरी गुड। अब बेटा आगे हम बढ़ते हैं, इनके नाम भी जरा देख लेते हैं हम लोग, नाम में क्या रखा है तो देखते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो कौन कौन से। ठीक है, इसेंशियल अमाइनो एसिड में देखिए कौन कौन से। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड में है आपका लाइसिन,
बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। लाइसिन के बाद में मेथियोनिन। मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग भी अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। तो लाइसिन, मेथियोनिन, उसके बाद बोलोगे फिनाइल एनालीन, फिनाइल एलानीन। उसके बाद बेटा बोलोगे आप ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन के बाद में आप बोलोगे वैलिन, वैलिन के बाद में आप बोलोगे आइसोल्यूसिन या ल्यूसीन लिख सकते हैं, ल्यूसीन, और फिर उसके बाद में आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन के बाद में थ्रियोनिन। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। और 2 कौन से थे आपके? वो थे आपके हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ठीक है। तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ये भी दोनों लिख लेते हैं। तो ये टोटल हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड बेटा कितने हो गए? कितने हो गए? 10 सर। ठीक है। अब हाँ, अब इनको याद करने का भी एक तरीका है, आप याद कर सकते हो ऐसे, ठीक है। याद हो जाएंगे ऐसे ही, तरीका बता दें याद करने का। बता दीजिए। बता दें पक्का? यस सर। चलो भाई, मतलब बस याद करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत सोचिएगा। ये है ऐसे याद कर लेंगे। लेट, ठीक है, अन्ना हजारे prove that little man is truly valuable, ठीक है। अब इसका देखो, कर लोगे आप लोग आराम से, हो जाएगा कि नहीं? लेट का मतलब क्या है? लाइसिन, ठीक है। ए फॉर आपका क्या हो जाएगा? आर्जिनिन, आर्जिनिन है ना। एच पर आपका क्या हो जाएगा? हिस्टिडीन। और ये दोनों कैसे थे? सेमी एसेंशियल। और पी फॉर आपका क्या हो जाएगा? फिनाइल एनालीन, ठीक है। टी एच मतलब थ्रियोनिन। फिर आपका लिटिल, एल मतलब ल्यूसीन। फिर आपका क्या हो जाएगा? मैन का मतलब क्या है आपका? मिथियोनिन। फिर आप बोलोगे इज का मतलब क्या होगा? आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन के बाद में ट्रूली का मतलब हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। और उसके बाद आप बोलोगे वैल्यूएबल का मतलब क्या हो जाएगा? वैलिन। आप केवल इतने याद कर लो, ये सारे कितने 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड हो गए कि नहीं? तो लेट अन्ना हजारे प्रूव दैट लिटिल मैन इज ट्रूली वैल्यूएबल, ऐसे याद कर सकते, ठीक है। यस सर। लाइसिन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिए। अच्छा, नॉन इसेंशियल अगर कोई पूछता है तो कौन से हो जाएंगे? एलानिन, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, प्रोलिन, ये सब कैसे हो जाएंगे आपके? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी बचे होंगे 10 हैं, वो सब कैसे हो जाएंगे? नॉन इसेंशियल। समझ में आ गई बात? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको कुछ और मिलेगा एग्जाम्पल्स में, जैसे आप बोलोगे एक क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ अमाइनो एसिड का। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। कितना टाइम हो गया? 4 मिनट बचे हैं। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं फटाफट। पहला जो होता है एसिडिक, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड में बेटा क्या होगा?
आप बोलोगे एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप होगा, एक तो होता ही है, एक एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा, तभी तो एसिडिक होगा। तो आप बोलोगे COOH ग्रुप एक एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा। तो इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा किसका, आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लोगे इसका, एस जो है आपका ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और उसके अलावा कौन सा है आपका एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा देखते हैं इसके बाद में, एसिडिक अमाइनो एसिड के बाद में दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो एसिडिक अमाइनो एसिड के बाद में हमारा आएगा बेसिक अमाइनो एसिड। ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ये निगेटिवली चार्ज हो गए। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड जो होंगे उनके पास बेटा क्या क्या होगा, तो आप बोलोगे दे हैव एडिशनल, यहाँ पर क्या होगा एडिशनल, क्या होगा आप बोलोगे एमाइन ग्रुप होगा, एमाइनो ग्रुप है ना। तो एडिशनल एमाइनो ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके एग्जांपल बेटा क्या हो जाएंगे, तो मैंने बताया था अभी पीछे लाइसिन, और लाइसिन के अलावा और कौन सा हो जाएगा हिस्टिडीन। ये दोनों ध्यान रखिएगा, हिस्टिडीन और लाइसिन। लाइसिन को हम K से दिखाते हैं, हिस्टिडीन को हम H से दिखाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, तीसरा आपका हो जाएगा बेसिक अमाइनो एसिड के बाद में न्यूट्रल अमाइनो एसिड, जिनके पास कोई चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड में बेटा क्या हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल रहेंगे, तो इसमें आप बोलोगे आपका आ जाता है वैलीन, वैलीन, एलानीन, एलानीन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अलावा आप बोलोगे ल्यूसीन, और ल्यूसीन के अलावा बोलोगे आइसोल्यूसीन। ठीक है, तो ये आपके न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो जाएंगे। न्यूट्रल के बाद में आओगे तो आप नेक्स्ट बोलोगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, 4 नंबर पे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स की जब बात करोगे आप, तो इसमें आ जाएगा आपका सिस्टीन, मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, सिस्टीन, सिस्टाइन, फिर आप बोलोगे सिस्टाइन के अलावा मेथियोनिन। अभी मैंने बताया भी था पीछे कि मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में आप बोलोगे एल्कोहलिक अमाइनो एसिड। तो नेक्स्ट हम अगले पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर एल्कोहलिक, एल्कोहलिक अमाइनो एसिड। ये टॉपिक कंप्लीट करके फिर हम लोग वाइंड अप कर देंगे, सुबह 8 बजे क्लास लेंगे कल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एल्कोहलिक अमाइनो एसिड में आपका आ जाएगा कौन कौन सा, तो आप बोलोगे सेरीन, ये OH ग्रुप होगा यहाँ पर एडिशनल है ना, OH ग्रुप होगा, सेरीन और थ्रियोनिन, तो ये हो जाएगा आपका एल्कोहलिक। ठीक है, इसके बाद में आता है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड में कौन सा आ जाएगा आपका प्रोलीन, प्रोलीन के अलावा हिस्टिडीन, हिस्टिडीन भी इसमें आता है, और आप बोलोगे हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो ये बाद में बनता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, 7 नंबर पे आगे देखेंगे तो इसके बाद आएगा आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में आपका आ जाएगा टायरोसिन, टायरोसिन के अलावा फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है, तो इतने तरीके के ये अमाइनो एसिड आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, इसमें नॉन एसेंशियल वाले भी मिक्स है ना? हाँ, सब मिक्स है, 20 है ना इनका, ओके सर। जो अलग अलग तरीके के ना वो हार्मोन्स। तो ये ध्यान रखना, आप यहाँ से केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है आपसे, सल्फर कंटेनिंग पॉजिटिव और निगेटिव जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ओके सर। चलो Yes. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं सुबह 8 सर बजे एक कल। बार मेटाबोलाइज का मीन्स बता दीजिए प्लीज। मेटाबोलाइट, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट,
सर हाँ, जो आपने सर वो मेटाबोलाइज लिखवाया था ना इन्यूलिन में, सर वो वाला एक बार बता दीजिए। अच्छा, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या? मतलब मेटाबोलाइट नहीं हो रहा, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। मतलब वो जैसे डालोगे आप वैसे निकल जाएगा, ना कोई उसका ब्रेक होगा ना कुछ होगा, जैसे बॉडी में गया था वैसे एज इट इज निकल जाएगा। उसी को हम बोल रहे हैं कि डू नॉट मेटाबोलाइज, कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, क्लियर है, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, मिलते हैं 8 बजे कल। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर, बाय बाय। बाय सर। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट।